हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी फॉर वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं यूपी आर्मी टेक्नीशियन ग्रेड 2 2020 के लिए इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं। ठीक है, 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज है। उसी क्रम में दोस्तों आज मेरा पार्ट नंबर 4 है। इसके पहले ऑलरेडी हम 150 क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं 3 पार्ट में। ठीक है, हर पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन रखे हैं। बहुत अच्छे से हमने समझाने का प्रयास किया है। हर एक क्वेश्चन का हमने एनालिसिस की है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको मिल जाएगा यूपीआर विनल TG2 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, यदि आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स है या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स है तो आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है इस बार टेक्नीशियन ग्रेड 2 बनने का। ठीक है, यूपी आरवेनल में। ठीक है, तो यूपी आरवेनल में आपको इंस्ट्रूमेंट के नाम से पोस्ट आई थी, उसी के अंतर्गत आप एलिजिबल हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम आएंगे आज के पहले क्वेश्चन पे। इसके पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों जैसा है कि अगर आप अभी तक फॉर्म अप्लाई भी नहीं किए हैं तो एग्ज़ाम की डेट फिर मतलब कि फॉर्म अप्लाई करने की डेट फिर से बढ़ गई है। ठीक है, तो 18 जुलाई तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यदि आप अभी तक गलतीवश या किसी कारण आपने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है यूपीआरवीएल का तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपके लिए फिर से एक बेहतरीन मौका है 18 जुलाई तक। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एग्ज़ाम की डेट बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर फॉर्म अप्लाई करने की डेट बढ़ गई है तो एग्ज़ाम की डेट जनरली बढ़ेगी। ठीक है, तो इसलिए आपका बहुत अच्छा मौका है। आप ये सोच कर मत बैठ जाइएगा कि अभी तो एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, हम तैयारी क्यों करें। ठीक है, तो आप दोस्तों अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखें। एग्ज़ाम जब होना होगा होगा। ठीक है, लेकिन आप अपनी तैयारी को अच्छे से बेहतर ढंग से बना के रखें। ठीक है दोस्तों, जाइए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आज के क्लास पे। ठीक है, आइए दोस्तों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। दोस्तों यदि आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपको वहाँ पर ठीक है आपको सभी PDF मिल जाएगा। ठीक है, हर वीडियो के PDF मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इसके अलावा यदि आपके पास ठीक है अभी तक थ्योरी की क्लास का लिंक नहीं है तो आपको टेलीग्राम चैनल पे उस थ्योरी क्लास का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, यदि आपको लिंक चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि देखिए दोस्तों हम जो आपको ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं वो सेम टू सेम बेस थ्योरी पे है। ठीक है, हमने जो इंस्ट्रूमेंट की थ्योरी आपको पढ़ाई है, यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप उस थ्योरी को ज़रूर देखें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि आप थ्योरी क्लास देख लेंगे तो आप हर एक क्वेश्चन को आप कर लेंगे आसानी से। इसके अलावा मैंने यूपीआरवीएल TG2 के लिए 100 लगभग 1500 क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिव सीरीज चलाई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज यदि आप देख लेंगे तो आप यूपीआरवीएल के लगभग क्वेश्चन आप सब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से सीरीज है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें ऑलरेडी प्रत्येक वीडियो में 30 क्वेश्चन है और टोटल वीडियो हो गई है आपकी 54। ठीक है, तो आप देख सकते हो 1500 से 1600 क्वेश्चन है उस वीडियो में, आप आसानी से देख सकते हो और अपना ज्ञान को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, आइए दोस्तों चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, क्या दुआ है कि निम्न परिपथ में वोल्ट मीटर V1 तथा V2 की रीडिंग क्या होगी। ठीक है, V1 और V2 की रीडिंग आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, एक वोल्ट मीटर V1 दिया हुआ है, ये इसकी रेंज कितनी है दोस्तों, ये 0 से लेकर 400 वोल्ट तक को मेजर कर सकता है। V2 भी वोल्ट मीटर हमारा है, इसकी भी जो रीडिंग है वो 0 से लेकर 400 वोल्ट तक के बीच में मेजर कर सकता है। इसका रेजिस्टेंस 30,000 ओम है, इसका रेजिस्टेंस 20,000 ओम है और हम जो सप्लाई दे रहे हैं वो 600 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको दोस्तों ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद हमको दिया हुआ है क्या, सप्लाई दी हुई है, तो यहाँ से हम करंट निकाल लेंगे। करंट निकालने के बाद यहाँ पर हम वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कर लेंगे और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कर लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सा वोल्टेज कितनी रीडिंग ले रहा है। ठीक है, तो आइए हम इसको ज्ञात करते हैं। तो पहले 600
अगर 30,000 में दोस्तों देखिए रजिस्टर क्या है, सीरीज में दोनों हैं। अगर 30,000 में 20,000 को हम जोड़ते हैं कितना हो जाता है 50,000 ओम, या 50 किलो ओम भी आप कह सकते हो। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 50,000 या 50 किलो ओम। ठीक है, हमने लिख दिया इसे 50 किलो ओम। ठीक है, हम बात करते हैं 600 की। ठीक है, अब हमको आई निकालना है, तो आई इक्वल टू क्या होता है V/R होता है। ठीक है, तो V हमारा क्या है 600 है, तो 600/50 के अगर हम कर देते हैं, ठीक है, तो जीरो से तो जीरो कट जाएगा, 5 के 5, 12 पंचे 60। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा टोटल जो हमको करंट मिल गई आई इक्वल टू 12 मिली एम्पियर। ठीक है, 12 मिली एम्पियर हमको करंट मिल गई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमको ज्ञात करना, क्योंकि देखिए अब जो करंट निकली, ठीक है, अब एक करंट आई निकलेगी तो यहाँ भी आएगी और यहाँ भी आएगी। पहले हम ज्ञात करते हैं इसमें। ठीक है, हम बात करते हैं 300 क्या 30,000 है। ठीक है, 30,000 इंटू 12 मिली एम्पियर को हम लिख सकते हैं 10⁻³ और 10⁻³ लिखे तो 12 तिहाई 36, 360 ये आया हमारा। ये 10⁻³ से 10⁻³ हमारा चला जाएगा। ठीक है, तो 12 तिहाई 36 प्लस 1 0, 360 वोल्ट हमारा आ गया क्या V1 का मान हमारा 360 वोल्ट आ गया। ठीक है, ऐसे हम V2 का मान निकालेंगे। अगर V1 का मान हमारा 360 आ गया है तो दूसरा बचता है कितना 600 में से अगर हम 360 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 240 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सीरीज में वोल्टेज होता है इसका फार्मूला क्या होता है V इक्वल टू होता है V1 प्लस V2। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी V का मान दिया हुआ है हमको 600, हमने V1 का मान ज्ञात कर लिया, कितना आया 360 आया। तो ऐसे हम अगर V2 का मान ज्ञात करना चाहेंगे तो 600 में से 360 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 240 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें देख रहे हैं 360 वोल्ट 240 वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है, ऐसे दोस्तों सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है लगाने के लिए, बस आपको लगाने के मेथड यदि मालूम है तो आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, आइए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। 152 हमारा निम्न में से किस इंस्ट्रूमेंट द्वारा 1600 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप का मापन किया जा सकता है। 1600 डिग्री से अधिक तापमान का मापन हम किस इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है सामान्य थर्मामीटर, नहीं हो सकता किसी भी हाल में। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि इलेक्ट्रिकल प्रतिरोधी पायरोमीटर, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, कह रहा थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर के माध्यम से हम 1600 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर को माप सकते हैं। तो 152 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पायरोमीटर क्या होता है कि पायरोमीटर को अधिक टेम्परेचर मापने के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या कह रहा है कि यहाँ 1600 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, तो 1600 डिग्री से अधिक अगर हमको मेजर करना है तो उसके लिए हम थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो पायरोमीटर यहाँ पर दो दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रिकल प्रतिरोधी है, लेकिन हमको क्या करना है 1600 डिग्री से अधिक, मतलब कि तो उसके लिए क्या करना है कि हमको थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर का प्रयोग करना है। ठीक है, 152 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 153 हमारा निम्न में से रॉन्ग स्टेटमेंट है, आपको इसमें से चूज करना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए में उच्च यथार्थता के वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है। ठीक है, यदि कोई हाई एक्यूरेसी का वोल्ट मीटर है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है हाई होता है, ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, यदि 1000 ओम प्रति वोल्ट के इंस्ट्रूमेंट के स्थान पर 2000 या 20,000 ओम प्रति वोल्ट सेंसिटिविटी का इंस्ट्रूमेंट प्रयुक्त किया जाए तब यथार्थता काफ़ी कम हो जाती है। ये चीज़ दोस्तों गलत कह रहा है। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट हमारा क्या है, ये रॉन्ग है। 153 का भी सही होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गैल्वेनोमीटर के मूविंग एलिमेंट की वास्तविक गति जो होती है तथा उसका जो रिस्पांस टाइम होता है किस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो कुंडली में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। इसका दोस्तों जो होता है ऑलरेडी बता दो, उसका जो रिफ्लेक्टिंग टार्क होता है इसका जो फार्मूला निकल के आता है क्या होता है NIBA। ठीक है, तो टर्न की संख्या पर निर्भर करेगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध पर भी निर्भर करेगा,
और प्रत्यानयन बालाघोड़ पर भी निर्भर करेगा। ठीक है, इन सभी चीज़ों पर निर्भर करता है गैल्वेनोमीटर का टाइम रिस्पांस और वास्तविक गति। ठीक है, तो कुंडली में फेरों की संख्या पर भी निर्भर करेगा, गैल्वेनोमीटर में जो रजिस्टेंस लगा होता है उस पर भी निर्भर करेगा, और प्रत्यानयन बालाघोड़ या रिस्टोरिंग टार्क पर भी निर्भर करेगा। देखिए दोस्तों, गैल्वेनोमीटर से काफ़ी क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, हमने गैल्वेनोमीटर को ऑलरेडी पढ़ाया नहीं है, तो हम प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में जब लेके आएंगे तो उसमें हम आपको गैल्वेनोमीटर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम बता देंगे। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर भी आपको पढ़ा देंगे क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आपको गैल्वेनोमीटर से मिले हैं। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि मिनिमम का स्मॉल करंट, बहुत मिनिमम करंट मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे, इसे अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, इसका फिगर बना के आपको ड्रा करेंगे। ठीक है, डिफ्लेक्टिव टार्क का फार्मूला लिखाएंगे, हर चीज़ आपको बताएंगे, इसमें कौन सी डैम्पिंग यूज की जाती है, कैसे क्या होता है, हम हर चीज़ आपको गैल्वेनोमीटर के बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके साथ में मैं आपको ट्रांसड्यूसर की वीडियो लेके आऊँगा, तो उसके बाद अब ऑब्जेक्टिव सीरीज आएगी। ठीक है, पहले मैं क्या होगा, इसके बाद दोस्तों में जो स्टार्ट होगी ऑब्जेक्टिव में वो ट्रांसड्यूसर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए ट्रांसड्यूसर के क्वेश्चन कराने से पहले हम आपको ट्रांसड्यूसर की लेक्चर देंगे। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 155 है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट की कार्य प्रणाली क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए में है, धारा के साथ कैपेसिटेंस के परिवर्तन पर आधारित है, वोल्टेज के साथ इंडक्टेंस के परिवर्तन पर आधारित है, धारा के साथ इंडक्टेंस के परिवर्तन पर आधारित है, या वोल्टेज के साथ कैपेसिटेंस के परिवर्तन पर आधारित है। ठीक है, तो हम जानते हैं, हमने बताया था आपको, डिफ्लेक्टिंग टार्क फार्मूला भी दिखाया था, उसकी प्रिंसिपल को बताया था। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, आपने देखा होगा डिफ्लेक्टिंग टार्क टीडी जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है v² dc अपान डी थीटा। तो किसके परिवर्तन हो रहा है, डीसी मतलब क्या होता है कैपेसिटर, कैपेसिटर के परिवर्तन के साथ वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज के साथ कैपेसिटेंस के परिवर्तन पर आधारित होता है। ठीक है, तो 155 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज के साथ कैपेसिटेंस के परिवर्तन पर आधारित है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट की कार्य प्रणाली। ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 156 हमारा, कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट बिना किसी अप्रत्याशित त्रुटि के डॉट आवृत्ति तक प्रयुक्त किए जा सकते हैं। दोस्तों मैंने इसके बारे में एक स्टेटमेंट लिखाया था, आपने अगर पढ़ा होगा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, मैंने उसमें एक नीचे की लाइन लिखाई थी कि हमारा जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है बिना किसी त्रुटि के 125 हर्ट्ज, दोस्तों मेगा नहीं, ठीक है, 125 हर्ट्ज तक आसानी से कार्य कर सकता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, 100 हर्ट्ज दिया हुआ है, 100 हर्ट्ज दिया है, दो ऑप्शन हमको सेम मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी में एक ऑप्शन को आप कर लीजिएगा। ठीक है, 125 में सी कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो 125 हर्ट्ज, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट कर देते हैं, क्योंकि देखिए दोनों ऑप्शन सेम मिल गए हैं, तो मिस प्रिंटिंग की वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, तो आप इसे ठीक कर लीजिएगा, हमने आपको लिखाया भी था। ठीक है, आपने स्टेटमेंट लिखा भी है कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो 125 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक बहुत आसानी से अच्छे से बिना किसी एरर के कार्य कर सकता है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। 157 हमारा, निम्न में से किस यंत्र में अधिकतम पावर क्षय होती है। पावर कंजप्शन किस इंस्ट्रूमेंट में मैक्सिमम होता है। ऑप्शन नंबर है हमारा डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में, या इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में, या ऑप्शन नंबर हमारा सी है हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट में, या थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट में। तो हमको जो मैक्सिमम पावर का कंजप्शन होता है, ठीक है, कहाँ पे होता है, वो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में होता है। तो 157 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 158 है हमारा, यथार्थता में बहुत गंभीर हानि के बिना इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट किस आवृत्ति तक प्रयोग में लाए जा सकते हैं। हम बात कर रहा है किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी में बिना किसी लॉस के हम कितने हर्ट्ज तक प्रयोग कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट का। तो दोस्तों क्या होगा कि 100 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो 158 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। 100 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक हम आसानी से इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट को कार्य में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 159 हमारा, मिली एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध डॉट के लिए
बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, मिलीमीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है किसके लिए बहुत कम होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, हाई रिजोल्यूशन के लिए या हाई सेंसिटिविटी के लिए या मीटर के टर्मिनलों के मध्य अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप के लिए या परिपथ की धारा पर न्यूनतम प्रभाव के लिए। ठीक है, तो परिपथ की धारा पर न्यूनतम प्रभाव के लिए मिलीमीटर का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, तो 159 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 160 हमारा, किसी इंस्ट्रूमेंट की दक्षता निम्न में से किस प्रकार दी जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए हमारा, इंस्ट्रूमेंट की इनपुट में न्यूनतम परिवर्तनों को पढ़ने की क्षमता या फुल स्केल पर मापी गई राशि एवं फुल स्केल पर इंस्ट्रूमेंट द्वारा ली गई पावर का अनुपात। ठीक है, तो 160 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 161 हमारा, इंस्ट्रूमेंट की मापन को पुनः उत्पन्न करने की क्षमता की माप को डॉट डॉट कहते हैं, एक्यूरेसी कहते हैं, फिडिलिटी कहते हैं या प्रिसीजन कहते हैं या रिजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो हमने दोस्तों आपको प्रिसीजन की डिफिनीशन लिखाई थी। ठीक है, यदि हम एक ही रीडिंग को बार बार मापते हैं, वही रीडिंग लगभग हमको सेम मिलती है, तो माना जाता है कि यह इंस्ट्रूमेंट बहुत ही प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो 161 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमने आपसे बताया भी था दोस्तों कि डायरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछ लेता है कि यह स्टेटमेंट किसका है, तो यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट हमारा प्रिसीजन का है। ठीक है, यदि इंस्ट्रूमेंट के मापन को पुनः उत्पन्न करने की क्षमता की माप को हम क्या कहते हैं? प्रिसीजन कहते हैं। मतलब हमने एक रीडिंग को मापा, अगर हमको 4 वोल्ट मिला, फिर अगर उसको हम मापते हैं, फिर हमको लगभग इसी के आसपास रीडिंग मिलती है, 4 वोल्ट के आसपास। ठीक है, तो मानते हैं कोई इंस्ट्रूमेंट क्या हमारा प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो 161 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 162 हमारा, एक मूविंग आयरन बोल्ट मीटर का स्केल 100 वोल्ट तक है। ठीक है, क्या है कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल है कितनी है? वो 100 वोल्ट तक की उसकी स्केल है। ठीक है, कह रहा है कि मीटर स्केल पर 0 के पश्चात न्यूनतम मार्किंग समानता डॉट डॉट होगी। मतलब जो हमारा मीटर स्केल होगी, इस मीटर स्केल में 0 के बाद जो अंक की शुरुआत होगी वो कौन सा अंक होगा? 100 है। ठीक है, तो 100 के अकॉर्डिंग क्या होगा? अगर 10 पार्ट में भाग देते हैं तो 10 वोल्ट होगा। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से लेके 50, ऐसे जाएगा लगभग 100 तक, क्योंकि इसकी स्केल कितना दी हुई है? 100 वोल्ट तक दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 162 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 163 हमारा, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट वह है जो हमने बताया था दोस्तों कि जो हमारा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है वह एक प्रकार का प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट भी होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या है? मापी जाने वाली राशि के मान को इंस्ट्रूमेंट के भौतिक नियतांक के पदों में प्रदर्शित करते हैं। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट वही डिफिनीशन ही पूछ लिया है। ठीक है, मैंने जो आपको डिफिनीशन लिखाई है सेम टू सेम डिफिनीशन का क्वेश्चन है। ठीक है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? मापी जाने वाली राशि के मान को इंस्ट्रूमेंट के फिजिकल कांस्टेंट के पदों में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो 163 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एकदम डायरेक्ट वही परिभाषा लिखी। मैंने बताया था कि आपको दोस्तों की परिभाषा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डिफिनीशन भी, क्योंकि डायरेक्टली डिफिनीशन पूछ लेता है और पूछ लेता है कि किसकी डिफिनीशन है। ठीक है, तो मैंने जो आपको डिफिनीशन लिखाई है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट की, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की, या इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की, या रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, इस सब इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैंने जो बताया है। बाकी मैंने जो आपको एरर एनालिसिस में बताया था कि ग्रास एरर क्या होती है, सिस्टमेटिक एरर क्या होती है, ठीक है, इन्वायरमेंटल एरर क्या होती है, ठीक है, या इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होती है, या आपका पैरेलक्स एरर क्या होती है, इन सब एरर के बारे में मैंने जो आपको बताया था, जो आपको डिफिनीशन लिखाई है, थोड़ा बहुत आप मेहनत करके दोस्तों उस सभी डिफिनीशन को आप रट लें। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर एक नंबर आपका छूटता है ना, एक नंबर छूटने से आप कितने स्टूडेंट से आप पीछे हो जाओगे आप उसका अनुमान लगा सकते हो। तो एक एक नंबर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रह जाता। जो फाइनल सिलेक्शन लेते हैं बच्चे, उन बच्चों में और आप में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रह जाता। किसी का 0.5 से रुका होता है तो किसी का 0.25 से। ठीक है,
तो ऐसा है कि आप सभी अच्छे से पढ़ें, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलें। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप सोच रहे होगे कि एरर एनालिसिस से 3 से 4 नंबर का आता है, हम छोड़ देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 3-4 नंबर ऐसे करके छोड़ोगे ना तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कहावत है, ठीक है। तो 2-2 नंबर 3-3 नंबर से मिल के 150 टेक्निकल में बन जाता है और 50 नॉन टेक का मिला के आपको 200 बनता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करोगे, एक एक चीज़ आप छोड़ते हुए चलोगे तो शायद में आपका 150 में 100 क्वेश्चन या 100 नंबर लाना भी आपको बहुत बड़ा काम हो जाए आपके लिए, या बहुत मुश्किल हो जाए, ठीक है। इसलिए आप हर एक चीज़ को अच्छे से समझते चलें और उसे रटते चलें। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इंस्ट्रूमेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपको पढ़ने में मजा लाएगा क्योंकि इसमें मैथमेटिकल ज़्यादा नहीं है, 2-4 न्यूमेरिकल आते हैं, जो सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी हम लास्ट में एक सेशन ऐसा रखेंगे कि उसमें ओनली, ठीक है, एक या 1.5 घंटे का सेशन रखेंगे, उसमें ओनली न्यूमेरिकल ही रहेगा, ठीक है। तो जितने न्यूमेरिकल होंगे मैं अच्छे न्यूमेरिकल ढूंढ लेंगे, ठीक है। आपके लेवल के न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आते हैं उन सभी न्यूमेरिकल को हम आपके लिए सॉल्व कराएंगे, ठीक है। लास्ट सेशन रहेगा आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा वो आपके लिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 164 है हमारा, थर्मोकपल ट्रांसड्यूसर का उपयोग। दोस्तों मैंने थर्मोकपल ट्रांसड्यूसर तो आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये ट्रांसड्यूसर क्वेश्चन बीच में आ गया तो इसे आप देख लीजिए, ठीक है। कह रहा है कि थर्मोकपल ट्रांसड्यूसर का उपयोग ताप मापन के लिए किया जाता है, या वेग एवं कंपन के मापन के लिए किया जाता है, या दाब मापन के लिए किया जाता है, या ऑप्शन नंबर डी हमारा गैस के प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो थर्मोकपल ट्रांसड्यूसर होता है वो ताप मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो 164 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 165 हमारा, निम्न में रॉन्ग स्टेटमेंट को मार्क कीजिए पावर फैक्टर मीटर के संबंध में। पावर फैक्टर मीटर के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये आपको छांटना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा क्या है, डिफ्लेक्शन फील्ड कॉइल तथा क्रॉस्ड कॉइल के मध्य के फेज कोण के समानुपाती होता है। मैंने आपको निकाल के बताया था इसका फार्मूला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा सही है। बात करते हैं दूसरा, प्रत्यानयन बल आघूर्ण कंट्रोल स्प्रिंग से प्राप्त होता है। तो मैंने दोस्तों एक चीज़ बताई थी आपको कि हमारा जो पावर फैक्टर मीटर होता है उसमें स्प्रिंग कंट्रोल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो 165 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पावर फैक्टर मीटर में कोई भी कंट्रोलिंग टार्क नहीं प्रयोग किया जाता। क्यों, इसका मैंने रीज़न बताया था, क्योंकि पावर फैक्टर बहुत ही लो वैल्यू को मेजर करता है, ठीक है। तो पावर फैक्टर जो हमको माप के देता है बहुत कम वैल्यू, लगभग <1, ठीक है। तो <1 मतलब बहुत ही कम वैल्यू को मेजर करता है, इसलिए वहाँ पर किसी भी कंट्रोलिंग टार्क का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, मैंने बताया था उसकी स्केल भी बनाई थी, ठीक है। ये स्केल थी हमारी उसकी, तो बीच में हमारा 1 होता है, बाकी 1 के बाद 0.7, 0.6, 0.8, 0.9, मतलब कि ऐसे 0 तक आता है इधर, फिर इधर 0.8 से लेके 0.9, 0.6, 0.7 करके 0 तक आता है। तो हमारा जो पॉइंटर होता है बीच में हमेशा क्या होता है, 1 पर रहता है, ठीक है। तो जब मेजर करते हैं, अगर हमारा लीडिंग होगा तो इधर आएगा, अगर हमारा लैग होगा तो इधर आएगा, ठीक है। तो लीडिंग और लैगिंग मैंने आपको बताया था, उसका फिगर ही बनाया था आपको, और पावर फैक्टर मीटर को अच्छे से समझाया भी था, ठीक है। तो पावर फैक्टर मीटर को आप अच्छे से समझ लें, और उसमें जो पॉइंट लिखाए थे वही ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी वहाँ पर लिखा रखा है आपको। अगर आप ध्यान देंगे तो ये पॉइंट मैंने लिखा रखा है कि पावर फैक्टर मीटर में कोई भी कंट्रोलिंग टार्क का प्रयोग नहीं किया जाता। तो यही ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि रिस्टोरिंग टार्क के लिए हम कंट्रोल स्प्रिंग से प्राप्त करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 165 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 166 से दोस्तों सीआरओ का एक क्वेश्चन है, ठीक है। सीआरओ में सीआरटी की बात कर रहा है कि कैथोड रे ट्यूब में बीम करंट या बीम धारा को सीआरओ के फ्रंट पैनल पर लगे किस कंट्रोल द्वारा एडजस्ट किया जा सकता है। टाइम पर डिवीजन द्वारा,
या ऑप्शन नंबर बी है फोकस एनोड द्वारा, या फोकस लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, या एस्टिमेटेड द्वारा या इंटेंसिटी द्वारा। तो मैंने आपको बताया था कि फोकस एनोड के माध्यम से हम कंट्रोल करते हैं बीम को, ठीक है। तो 166 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी एस्टिमेटेड में आपको बताया था कि अगर हम फाइन कंट्रोल करना होता है तो उसके लिए हम एक स्मॉल डीसी सिग्नल को वर्टिकल प्लेट और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पर एक स्मॉल डीसी सिग्नल अप्लाई करते हैं। तो ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, एस्टिमेटेड में कहलाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 166 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या करेक्ट हो जाएगा, 166 का ऑप्शन नंबर बी फोकस एनोड या फोकस, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। 167 है हमारा, कैपेसिटर की प्लेटों के मध्य डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ रखने पर कैपेसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कैपेसिटी उसकी घटती है, बढ़ती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं दोस्तों कैपेसिटी का जो फार्मूला होता है, ये देखिए हमने बताया था हर एक चीज़ को हम लिंक करके चलेंगे, ठीक है, तो जिससे आपको हर क्वेश्चन याद रहे। तो C इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपान D। तो एप्सिलॉन नॉट क्या हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो क्या होता है, C प्रोपोर्शनल हमारा क्या है, एप्सिलॉन के। अगर हम एप्सिलॉन बढ़ाएंगे तो C का मान क्या होगा, अगर C देखा जाए C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन के। तो अगर एप्सिलॉन का मान बढ़ेगा तो C का मान डायरेक्टली बढ़ेगा। तो वही पूछ रहा है कि यदि हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान बढ़ाएंगे या डाइलेक्ट्रिक पदार्थ का मान बढ़ाएंगे या डाइलेक्ट्रिक पदार्थ को हम प्लेटों के बीच में रखेंगे तो क्या उसकी कैपेसिटी पर प्रभाव पड़ेगा। हाँ, कैपेसिटी उसकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, या कैपेसिटी हमारी क्या करेगी, बढ़ेगी। तो 167 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 168 है हमारा, बीन ब्रिज का उपयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन नंबर है फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने में किया जाता है। मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है। एक चीज़ नहीं बताया था कि हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर में भी किया जाता है। तो हमारा जो बीन ब्रिज होता है इसका प्रयोग हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर में भी किया जाता है और फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने में भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों में किया जाता है बीन ब्रिज का प्रयोग। मैंने दोस्तों बताया था आपको कि अगर कोई चीज़, ठीक है, थ्योरी में छूट गई होगी तो उसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आपका हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जा रहा होगा, ठीक है। हम आशा करते हैं आपसे यही, ठीक है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 169 हमारा, एक CRO में एक्स तथा वाई प्लेटों पर अलग अलग AC सिग्नल अप्लाई किए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स के AC सिग्नल अप्लाई किए जाते हैं। तो एक्स इनपुट पर अप्लाई किए गए सिग्नल की आवृत्ति वाई इनपुट पर अप्लाई किए गए सिग्नल की आवृत्ति की 2 गुनी है, ठीक है, तथा 90 डिग्री लीडिंग है। तो CRO स्क्रीन पर प्राप्त पैटर्न होगा। तो मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि कैसे कौन सा पैटर्न प्राप्त होता है। तो एंगल क्या है, 90 डिग्री लीड कर रहा है। तो जब एंगल हमारा 90 डिग्री लीड होगा तो क्या होता है कि एक इन्वर्टेड पैराबोला या इन्वर्टेड पैराबोला बनता है, ठीक है। क्या होता है, इन्वर्टेड पैराबोला बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, इन्वर्टेड पैराबोला, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। 170 है, निम्न 2 कथनों में से सावधानी पूर्वक पढ़िए तथा बताइए कि वे ट्रू हैं अथवा फॉल्स, ठीक है। तो पहला क्या है, CRT की डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी स्क्रीन पर मीटर प्रति वोल्ट में डिफ्लेक्शन है, या CRT को एक लीनियर वोल्टेज इंडिकेटिंग डिवाइस के समान प्रयोग किया जा सकता है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी सही है, ऑप्शन नंबर सेकेंड भी हमारा सही है, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसका ऑप्शन। तो 170 का ट्रू। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है दोनों, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 171 है, निम्न में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट मूलतः चार्ज मीटर है। तो बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर, डी आर्सोलवान गैल्वेनोमीटर, या डूडेल ऑसिलोग्राफ, या वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर होता है एक चार्ज मीटर होता है, क्योंकि मैंने बताया था क्या वो एक आवेश को मापता है, चार्ज को मापता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 171 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 172 हमारा, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन गेज के ऑपरेशन का सिद्धांत क्या है। ताप के साथ चुंबकीय गुणों में परिवर्तन, बल, दाब अथवा ध्वनि के साथ
चुंबकीय गुणों में परिवर्तन, या प्रकाश के साथ चुंबकीय गुणों में परिवर्तन, या आर्द्रता या ह्यूमिडिटी के साथ चुंबकीय गुणों में परिवर्तन। तो 172 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बल दाब मतलब फोर्स प्रेशर अथवा साउंड के साथ चुंबकीय गुणों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो 172 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 173 हमारा डीसी पोटेंशियोमीटर की एक और एसी पोटेंशियोमीटर से अधिक होती है क्योंकि डीसी पोटेंशियोमीटर अधिक सेंसिटिव होते हैं, या उसमें शक्ति वेग कम होती है, रेफरेंस वोल्टेज के लिए स्टैंडर्ड सेल उपलब्ध होते हैं, रेफरेंस वोल्टेज के लिए स्टैंडर्ड सेल उपलब्ध होते हैं, इसीलिए उसकी एक्यूरेसी सबसे बेस्ट होती है। तो 173 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किस सिद्धांत का उपयोग विस्थापन ट्रांसड्यूसर में किया जाता है? डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर में किस प्रिंसिपल का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है हमारा कैपेसिटिव, इंडक्टिव तथा डिफरेंशियल, या आयनाइजेशन, ऑसिलेशन तथा फोटो इलेक्ट्रिक, या पीजो इलेक्ट्रिक, पोटेंशियोमेट्रिक तथा वेग, या ऑल ऑफ दीज, या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, 174 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आयनाइजेशन, ऑसिलेशन तथा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रयोग हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर में। तो अभी हम ट्रांसड्यूसर आपको पढ़ाएंगे तो आप चीज़ें वहाँ पे समझ में आएंगी। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 3 प्रतिरोधों की रेटिंग निम्न प्रकार है: 150 ओम 5%, 100 ओम 5%, 200 ओम 5%। तो इन तीनों श्रेणी में कनेक्ट करने पर प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? दोस्तों क्या होगी, ये एरर आपस में जुड़ जाएंगी, 5, 5, 10, 5, 15। ठीक है, तो 15% ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे रजिस्टेंस सीरीज में जुड़ता है वैसे उसकी एरर भी सीरीज में जुड़ जाएगी। ठीक है, तो 5% है, तीनों को हो जाएगा कितना, 15% एरर आ जाएगी हमारी। तो 175 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 176 है हमारा, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर में निम्न में से कौन सा दोष होता है? ठीक है, संधारित्र ट्रांसड्यूसर में या कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर में निम्न में से कौन सा दोष होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा ताप परिवर्तन के प्रति सेंसिटिविटी, या लीड की लंबाई अधिक होने के कारण विरूपित एवं अनियमित सिग्नल की संभावना। ठीक है, तो 176 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि लीड की लंबाई अधिक होने के कारण उसमें डिस्टार्टेड एवं इरेटिक सिग्नल की संभावना होती है। ठीक है, तो 176 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 177 हमारा, प्रतिरोध के पूर्णतः ठीक मापन के लिए प्रायः डॉट डॉट विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के मापन के लिए प्रायः हम किसका प्रयोग करते हैं? पोटेंशियोमेट्रिक विधि का, सीआरओ विधि का, वोल्ट मीटर एमीटर विधि का, या ब्रिज एमीटर विधि का। तो अच्छे से प्रिसीजन मेजरमेंट के लिए हम ब्रिज एमीटर विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो 177 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रतिरोध के पूर्णतः ठीक मापन के लिए हम ब्रिज एमीटर विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो 177 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। आइए हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों यदि वीडियो को आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको पसंद आ रहा है, वीडियो को जरूर से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करें। ठीक है, आप वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है, हम आपका सिलेबस एग्ज़ाम के 10 दिन 15 दिन पहले में आपका पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अभी अगर हमको लगेगा जिस दिन, ठीक है, कि सिलेबस ख़त्म नहीं होने वाला है, तो उस दिन हम मैराथन क्लास के माध्यम से, देखिए बच्चा क्या है आपका, बेसिक इलेक्ट्रिकल बच्चा है और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बच्चा है। ठीक है, तो मैराथन क्लास में एक दिन में आप आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल खत्म कर सकते हो, एक दिन में आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, आप आराम से पढ़िए, एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़िए। जैसे मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट का थ्योरी पूरी पढ़ाई, ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, ऐसे में आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल की थ्योरी पूरी पढ़ाएंगे। फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल के सारे क्वेश्चन आपके लिए कराएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम बेसिक इलेक्ट्रिकल के भी सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के भी। ठीक है, तो आप परेशान बिल्कुल मत हो। अभी एग्ज़ाम जहाँ तक है, अभी एक अनुमान के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि अभी ना तो एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है ना जुलाई में। आप सितंबर अक्टूबर मान के चलिए, सितंबर अक्टूबर के पहले यूपीआरवीएनएल का पेपर नहीं होगा अब। ठीक है, यदि ये डेट न बढ़ी होती तो शायद मैं अगस्त के
लास्ट या सितंबर के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो जाता, लेकिन ये डेट 18 तक चली गई है, तो हमको नहीं लगता कि ये आपको अगस्त में एग्ज़ाम करा देगा। आप सितंबर मिडिल, ठीक है, अगर एग्ज़ाम हो गया तो सितंबर मिडिल, नहीं तो अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसके पहले एग्ज़ाम नहीं होने वाला है यूपी आर्मिनल का। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 178 है हमारा वागनर अर्थिंग डिवाइस। तो वागनर अर्थिंग डिवाइस के बारे में दोस्तों मैंने एक पॉइंट लिखाया था, ठीक है, वही पॉइंट यहाँ पूछ लिया है, ठीक है। हमने जो पॉइंट बोला था कि ऑब्जेक्टिव में आता है, तो वही सेम टू सेम पॉइंट है, ठीक है। तो वागनर अर्थिंग डिवाइस क्या होती है? एसी ब्रिजों को प्रभावित नहीं करती है, डीसी पोटेंशियोमीटर को प्रभावित करती है, या द्वारा मापन में उच्च स्तर की यथार्थता प्राप्त की जा सकती है, या ऐसी ब्रिजों में फ्रीक्वेंसी तथा तरंग के आकार से संबंधित त्रुटियां कम करती हैं। तो वागनर अर्थिंग डिवाइस हमारा जो होती है, तो वागनर अर्थिंग डिवाइस के द्वारा मापन में उच्च स्तर की एक्यूरेसी प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो 178 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यही सेम टू सेम पॉइंट मैं आपको दोस्तों लिखाया हूँ, आप अपना नोट्स देखिएगा, उस नोट्स में आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। मैंने आपसे बताया भी था कि वागनर अर्थिंग डिवाइस से अगर एक क्वेश्चन आता है तो ऑब्जेक्टिव टाइप का एक क्वेश्चन आता है, इसे आप नोट कर लें, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है एग्जाम में, ठीक है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 179 है हमारा, एक सामान्य सीआरओ के वर्टिकल एम्पलीफायर में इनपुट अटेन्यूएटर से पहले एक एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर तथा उससे पहले एक एमीटर फॉलोवर अथवा कैथोड फॉलोवर का उपयोग किया जाता है। यह एमीटर फॉलोवर क्या होता है? इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करता है। तो हमने बताया था दोस्तों, जो हमारा एमीटर फॉलोवर होता है वो उसे एज ए इम्पीडेंस मैचिंग के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ बात कर रहा है कि इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर की बात करता है, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो एमीटर फॉलोवर होता है वो कॉमन कलेक्टर होता है, ठीक है, कॉमन कलेक्टर को हम एमीटर फॉलोवर बोलते हैं, ठीक है। तो एमीटर फॉलोवर का प्रयोग हम इम्पीडेंस मैचिंग में करते हैं। ये सब दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रिकल से मतलब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से रिलेशन है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारा जो एमीटर फॉलोवर होता है वो हमारा कॉमन कलेक्टर होता है। कॉमन कलेक्टर में हम एमीटर फॉलोवर का इम्पीडेंस मैचिंग करते हैं, तो इम्पीडेंस मैचिंग में ही इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर की बात कार्य करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 180 हमारा, कैरी फास्टर ब्रिज द्वारा डॉट डॉट का मापन किया जाता है। बहुत कम मान के प्रतिरोध। दोस्तों इसका पहले बात तो जान लीजिए, कैरी फास्टर ब्रिज का मीडियम रेजिस्टेंस के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। बहुत उच्च प्रतिरोध, ये भी गलत हो जाएगा। दो लगभग समान प्रतिरोधों में अंतर, या दो लगभग समान वोल्टेज में अंतर। तो मैंने बताया था कि हमारा जो कैरी फास्टर ब्रिज होता है एक प्रकार का कंपैरिजन टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। क्या करता है कि ये दोनों रेजिस्टेंस के बीच में डिफरेंस करके ज्ञात करता है। तो हमने जो पॉइंट लिखाया था, मैंने जो आपको इसका डेरिवेशन में किया था, सेम टू सेम वही पॉइंट है, ठीक है। तो कैरी फास्टर ब्रिज हमारा क्या करता है कि दो लगभग समान प्रतिरोधों के बीच में अंतर करके प्रतिरोध का मान ज्ञात करता है, ठीक है। तो 180 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 181 है हमारा, सीआरओ में टाइम वेव सिग्नल एक आयताकार तरंग होती है। ऑप्शन नंबर बी है उच्च आवृत्ति की साइनोसॉइडल तरंग होती है, या उच्च आवृत्ति की सॉटूथ तरंग होती है, या वर्गाकार तरंग होती है। तो हमने बताया था दोस्तों, सीआरओ में टाइम बेस्ड सिग्नल जो होता है वो स्वीप जनरेटर के माध्यम से जनरेट होता है। तो हमने बताया था कि इसे हम एक्स प्लेट पर देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमको कोई सिग्नल या टेस्ट सिग्नल हमको मापना होता है तो हम देते हैं सीआरओ में, ठीक है, वाई प्लेट पर। लेकिन हमारा एक इंटरनल सर्किट के माध्यम से स्वीप जनरेटर लगा होता है जो कि एक्स प्लेट पर होता है। उसका कार्य क्या होता है कि एक्स प्लेट पर हाई फ्रीक्वेंसी की सॉटूथ वेवफॉर्म को जनरेट करता है, ठीक है। तो हमारा जो स्वीप जनरेटर या टाइम बेस्ड सिग्नल जो होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी की सॉटूथ तरंग होती है। तो 181 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्यू मीटर के ऑपरेशन का सिद्धांत डॉट डॉट पर आधारित है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट की सीरीज में रख लीजिए, ठीक है। एक क्यू मीटर है, क्यू मीटर मैंने खैर आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लगभग मैंने आज तक जितने एग्ज़ाम दिए हैं, अगर उसमें अगर इंस्ट्रूमेंट का सिलेबस रहा होगा तो एक क्वेश्चन वहाँ पर ज़रूर मिला होगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्यू मीटर के ऑपरेशन का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? वो सीरीज रेजोनेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। किस पर? श्रेणी अनुनाद या सीरीज रेजोनेंस के सिद्धांत पर
हमारा क्यूब मीटर कार्य करता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखें, इस क्वेश्चन को याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की सीरीज में आप याद रखें। क्यूब मीटर आप देखें तो सीरीज रेजोनेंस मार के आप चले जाइए। ठीक है, क्यूब मीटर देखिए, प्रिंसिपल उसका पूछ रहा है तो सीरीज रेजोनेंस मार के आप चले जाइए, 1 सेकंड में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। 183 हमारा, प्रतिरोध थर्मामीटर को सामान्यतः डॉट डॉट से कम ताप के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो प्रतिरोध थर्मामीटर होता है वो 300 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तापमान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 183 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 184 है हमारा, परावैद्युत हानियाँ या डाइलेक्ट्रिक लॉसेस निम्न में से किस विधि द्वारा मापी जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बीन ब्रिजी द्वारा, या बी हमारा मूविंग कॉइल मीटर द्वारा, सी हमारा मूविंग आयरन मीटर द्वारा, डी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर द्वारा। तो हमारा जो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस होता है दोस्तों, हम देखिए 3 ब्रिज के माध्यम से मापते हैं। क्या है, बीन ब्रिज यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन तो बीन ब्रिज हो जाएगा यहाँ पे। बाकी हम शेयरिंग ब्रिज के माध्यम से भी डाइलेक्ट्रिक लॉसेस को मापते हैं। अगर ऑप्शन शेयरिंग ब्रिज दिया रहेगा तो सबसे बेस्ट ऑप्शन शेयरिंग ब्रिज होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा ओन्स ब्रिज होता है, मैंने आपको ब्रिज बताए थे। तो ओन्स ब्रिज के माध्यम से भी हम डाइलेक्ट्रिक लॉसेस को मेजर कर सकते हैं। बीन ब्रिज के माध्यम से भी हम डाइलेक्ट्रिक लॉसेस को मेजर कर सकते हैं। बाकी सबसे बेस्ट मेथड हमारा है शेयरिंग ब्रिज। तो शेयरिंग ब्रिज के माध्यम से भी हम डाइलेक्ट्रिक लॉसेस को मेजर करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर शेयरिंग ब्रिज नहीं दिया है, ओन्स ब्रिज नहीं दिया है, दिया यहाँ कौन सा है, बीन ब्रिज। तो बीन ब्रिज ही ऑप्शन में सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप दोस्तों 2 ऑप्शन दिया होता, बीन ब्रिज भी दिया होता और शेयरिंग ब्रिज भी दिया होता, तो आपको ऑप्शन में टिक करना क्या रहेगा, शेयरिंग ब्रिज। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना रहेगा। यदि दोनों ऑप्शन दिए हैं, शेयरिंग ब्रिज भी दिया हुआ है, बीन ब्रिज भी दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन में टिक करना रहेगा शेयरिंग ब्रिज। शेयरिंग ब्रिज के माध्यम से हम डाइलेक्ट्रिक लॉसेस को मापते हैं। सबसे बेस्ट होता है शेयरिंग ब्रिज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शेयरिंग ब्रिज नहीं है तो बीन ब्रिज है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 184 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 185 हमारा, एक सीआरओ के एक्स तथा वाई इनपुट पर एसी सिग्नल अप्लाई करने पर निम्नलिखित पैटर्न प्राप्त होता है। तो एक्स इनपुट तथा वाई इनपुट पर अप्लाई की गई आवृत्तियों का अनुपात होगा। ठीक है दोस्तों, एक लिसाजस पैटर्न है और एक्स और वाई पर अप्लाई आवृत्ति का मान पूछ रहा है। तो डब्ल्यू एक्स अपान डब्ल्यू वाई का मान पूछ रहा है। तो हमने बताया था डब्ल्यू एक्स अपान डब्ल्यू वाई का रेशियो क्या होता है। अगर डब्ल्यू एक्स ऊपर है तो इधर क्या आ जाएगा, वाई अपान एक्स। ठीक है, तो इसको मान रखेंगे। हमने बोला था कि इसको क्या करना होता है, पहले इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हम काट लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर वर्टिकली हम इसको काटते हैं तो कितने भागों में कट रहा है, एक तो यहाँ पे हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। ठीक है, तो वर्टिकली तो 4 बार कट रहा है। ठीक है, बात करते हैं हम हॉरिजॉन्टली की। तो हॉरिजॉन्टली देखो, अगर ऐसे हम काटते हैं हॉरिजॉन्टली तो देखिए कितनी बार कट रहा है। एक बार यहाँ कटा, एक बार यहाँ पे कटा, एक बार यहाँ पे कटा, एक बार यहाँ पे कटा, फिर एक बार यहाँ पे कटा है और एक बार यहाँ पे कटा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितनी बार कटा है, 6 बार। तो हम बात करते हैं, क्योंकि पूछा है डब्ल्यू एक्स अपान डब्ल्यू वाई। ठीक है, तो डब्ल्यू एक्स अपान डब्ल्यू वाई, क्योंकि एक्स और वाई के बीच में फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछा है। तो डब्ल्यू एक्स मतलब हो जाएगा हमारा क्या, वर्टिकली कितनी बार कटा है, 4 बार, और हॉरिजॉन्टली कितनी बार कटा है, 6 बार। ठीक है, तो 2 तिहाई 6 कितना हो जाएगा, 2/3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखते कहते हैं मतलब कि जो हमको हॉरिजॉन्टल टेंजेंस बोलते हैं इसे, टेंजेंस। ठीक है, तो वर्टिकली टेंजेंस जितनी बार कटा होता है, अगर हमको एक्स अपान वाई का रेशियो लिखना है तो वर्टिकली टेंजेंस मतलब वर्टिकली जितनी बार कटा होता है उसका भाग बटे क्षैतिज जितना कटा होता है उसका भाग। तो ये जो 2/3 कट जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने इसको सॉल्व करके बताया था लास्ट में। ठीक है, वैसे आपके यहाँ क्वेश्चन आता नहीं है, थोड़ा इसका लेवल ज़्यादा है, लेकिन हाँ सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आए तो आप कर लीजिएगा आसानी से। कुछ होता नहीं है, लेकिन लिसाजस पैटर्न आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैंने लिसाजस पैटर्न भी आपको बता दिया है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के।
तो 186 है हमारा, ब्रिज विधि द्वारा मापन में मापन की निम्न सीमा डॉट डॉट द्वारा निर्धारित होती है। डिटेक्टर सर्किट की सेंसिटिविटी के द्वारा, कनेक्टिंग वायर का प्रतिरोध तथा कॉन्टैक्ट प्रतिरोध द्वारा, 3 अज्ञात भुजाओं के प्रतिरोध द्वारा, उपरोक्त में कोई नहीं। तो हमारा जो ब्रिज विधि होती है उसमें मापन जो निम्न सीमा निर्धारित होती है वो कनेक्टिंग वायर का प्रतिरोध तथा कॉन्टैक्ट प्रतिरोध के माध्यम से होती है। तो 186 का ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कनेक्टिंग वायर्स का प्रतिरोध तथा कॉन्टैक्ट प्रतिरोध के माध्यम से निम्न सीमा निर्धारित होती है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। धारा ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को सदा एक निम्न प्रतिरोध के एमीटर अथवा निम्न प्रतिरोध द्वारा शॉर्ट सर्किट किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो प्राइमरी में अत्यधिक धारा प्रवाह को रोकना, क्योंकि प्राइमरी का ईएमएफ कोर में अत्यधिक उच्च फ्लक्स उत्पन्न करता है, जिससे कोर हानियां बहुत अधिक होती हैं एवं कोर बहुत गर्म हो जाएगा तथा सेकेंडरी में अत्यंत उच्च वोल्टेज उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी सी हमारा यथार्थ मापन प्राप्त करने के लिए, या चूँकि प्राइमरी में धारा प्राइमरी लोड द्वारा निर्धारित नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो प्राइमरी करंट होती है वो प्राइमरी लोड द्वारा निर्धारित नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा 187 का। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 188। तो एलवीडीटी की निम्न में से कौन सी हानि नहीं है? एलवीडीटी की पावर आउटपुट मूलतः कम होती है, डिफरेंशियल आउटपुट के लिए अपेक्षाकृत अधिक विस्थापनों की आवश्यकता होती है, एलवीडीटी स्टेमैग्नेटिक फील्ड तथा कंपनों के प्रति सेंसिटिव होते हैं, या उपरोक्त सभी। तो 188 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डिफरेंशियल आउटपुट के लिए अपेक्षाकृत अधिक डिस्प्लेसमेंट की आवश्यकता है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारी हानि नहीं है। तो कौन सी हानि नहीं है? डिफरेंशियल आउटपुट के लिए अपेक्षाकृत अधिक डिस्प्लेसमेंट की आवश्यकता है। तो 188 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 189 हमारा हॉट वायर मीटर अथवा पिरानी गेज का उपयोग डॉट डॉट मापन के लिए किया जाता है। ताप या उत्सर्जित ऊष्मा का, अपेक्षिक आर्द्रता का, द्रव सतह की मोटाई का, या गैसों का प्रवाह या गैस दाब का। तो हम हॉट वायर मीटर के द्वारा गैस फ्लो को मापते हैं। ठीक है, और पिरानी गेज के द्वारा हम गैस प्रेशर को मापते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखना, हॉट को देख के हॉट मत मापने लगना कि हॉट देखिए तो हॉट मतलब होता है गर्म, आप तुरंत ताप को मापने लगो। तो हॉट को देख के ताप को मत मापना। ठीक है दोस्तों, तो हॉट वायर मीटर जो होता है वो गैसों का प्रवाह के लिए, और पिरानी गेज मीटर जो होता है हमारा वो गैसों के दाब के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम में इसलिए देता है कि लोग इसे देखेंगे बस हॉट वायर देखेंगे, फट से ताप को मार के चले जाएंगे, तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो हॉट वायर मीटर जो होता है वो गैसों का प्रवाह, और पिरानी गेज जो होता है वो गैस फ्लो या गैस प्रेशर को मापता है। ठीक है, तो 189 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 190 हमारा थर्मल ईएमएफ के कारण उत्पन्न त्रुटियों का निराकरण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जा सकता है? ब्रिज के सभी जॉइंट्स को बर्फ में रखकर, एक अतिरिक्त आनुपातिक आर्म का उपयोग कर, एक रिवर्सिबल स्विच द्वारा, या इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो थर्मल ईएमएफ के कारण जो उत्पन्न त्रुटियों का निराकरण होता है, मैं बताया था कि हमारी एक रिवर्सिबल स्विच होती है। रिवर्सिबल स्विच के माध्यम से हम सीवैक इफेक्ट या थर्मल इफेक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, रिवर्सिबल स्विच के द्वारा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 191 हमारा P31 टाइप फास्फर ब्रांच पीला हरा फ्लोरिसेंस देता है, पीला हरा फास्फोरिसेंस देता है, समस्त उपलब्ध फास्फरों में सबसे अधिक चमकदार है, या उपरोक्त सभी। तो 191 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 192 हमारा पोटेंशियोमीटर का वर्गीकरण स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट की भांति किया जा सकता है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की भांति किया जा सकता है, या कंपैरिजन इंस्ट्रूमेंट की भांति किया जा सकता है, या कैलिब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट की भांति किया जा सकता है। तो हमने बताया था पोटेंशियोमीटर हमारा एक प्रकार का कंपैरिजन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। तो 192 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ में आप रख लीजिए, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर जो होता है हमारा वो एक प्रकार का कंपैरिजन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 193 की। तो सीआरओ में डिले लाइन वर्टिकल डिफ्लेक्शन चैनल में कुल डिले उत्पन्न करती है, जिससे कि तरंग की लीडिंग एज को देखा जा सके, यद्यपि इसका उपयोग स्वीप को ट्रिगर करने के लिए किया गया है। तो 193 का ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 194 है, कैपेसिटेंस सी के मापन के लिए बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर का क्रिटिकल प्रतिरोध उच्च तथा आसिलेशन पीरियड का उच्च होना चाहिए, क्रिटिकल प्रतिरोध उच्च तथा आसिलेशन पीरियड का कम होना चाहिए, या क्रिटिकल प्रतिरोध कम तथा आसिलेशन का पीरियड उच्च होना चाहिए, या बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर द्वारा कैपेसिटेंस का मापन नहीं किया जा सकता है। 194 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्रिटिकल प्रतिरोध उच्च तथा आसिलेशन का पीरियड उच्च होना चाहिए। ठीक है, एक आता बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर या प्रक्षेप टाइप गैल्वेनोमीटर। ठीक है, हिंदी बोलते हैं प्रक्षेप टाइप गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो 194 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 195 की। 195 है हमारा, सीआरओ में बीम द्वारा स्क्रीन पर फास्फर के एक निश्चित क्षेत्र को उत्तेजित करने का समय डॉट डॉट कंट्रोल द्वारा एडजस्ट किया जा सकता है। वर्टिकल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, या टाइम पर डिवीजन, या स्वीप। तो टाइम पर डिवीजन के माध्यम से, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उत्तेजित कर सकते हैं एक निश्चित क्षेत्र को। ठीक है, सर्टेन एरिया को हम टाइम पर डिवीजन के माध्यम से, ठीक है, उत्तेजित कर सकते हैं या एक्साइट कर सकते हैं। तो 195 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 196 से दोस्तों, एक सीटी को 1 वाट मीटर, एक पावर फैक्टर मीटर, एक एनर्जी मीटर तथा एक एमीटर की धारा कुंडलियों को धारा सप्लाई करने के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो इन इंस्ट्रूमेंट को परस्पर किस प्रकार कनेक्ट किया जा सकता है? सभी कुंडलियाँ समांतर में, सभी कुंडलियाँ श्रेणी में, या श्रेणी समांतर कनेक्शन, एक आर में 2 कुंडलियाँ, या संभव नहीं है, प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट के लिए एक अलग सीटी की आवश्यकता है। ठीक है, तो एक सीटी को हम सभी कुंडलियों के श्रेणी में लगा सकते हैं। ठीक है, तो 196 का ऑप्शन नंबर बी, सीटी मतलब होता है जो करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 197 है, शेयरिंग ब्रिज का उपयोग डॉट डॉट मापन के लिए किया जाता है। परावैद्युतिक हानि, इंडक्टेंस, या म्यूचुअल इंडक्टेंस, या लो रेजिस्टेंस, या लो रेजिस्टेंस। 2 ऑप्शन हो गया लो रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो हम शेयरिंग ब्रिज का प्रयोग किसके लिए करते हैं? हमने बताया था कि शेयरिंग ब्रिज का हम प्रयोग डाइलेक्ट्रिक लॉसेस या परावैद्युत हानि का मापन के लिए प्रयोग करते हैं। तो 197 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 198 है, एक सीआरओ की स्पेसिफिकेशन प्लेट पर 50 मेगाहर्ट्ज अंकित है। इसका अर्थ यह है कि स्वीप सिग्नल की आवृत्ति 50 मेगाहर्ट्ज है। तो ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों करेक्ट होगा। ठीक है, अगर किसी सीआरओ की स्पेसिफिकेशन प्लेट पर जो स्पेसिफिकेशन सीट आती है या स्पेसिफिकेशन प्लेट लिखी होती है, यदि उस पर 50 मेगाहर्ट्ज अंकित है, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो जो हमारी स्वीप जनरेटर है, स्वीप सिग्नल है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 मेगाहर्ट्ज है। तो 198 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 199 है हमारा, सेल्फ बैलेंसिंग पोटेंशियोमीटर का उपयोग, ऑप्शन नंबर ए है, इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेशन में किया जाता है, या कंट्रोल प्रणालियों में किया जाता है, या पावर प्रणालियों में किया जाता है, या इसका उपयोग कहीं भी कर सकते हैं। तो हमारा सेल्फ बैलेंसिंग पोटेंशियोमीटर का उपयोग हम कंट्रोल प्रणालियों में करते हैं। तो 199 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेल्फ बैलेंसिंग पोटेंशियोमीटर का उपयोग हम कंट्रोल प्रणालियों में या कंट्रोल सिस्टम में करते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 200 है, वो मेरे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाई वैल्यू के कैपेसिटर तथा कम मान के इंडक्टर, हाई वैल्यू के कैपेसिटर कम मान के इंडक्टर के मापन के लिए क्यू मीटर का कौन सा प्रयोग करते हैं, कौन सा क्यू मीटर हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, हाई वैल्यू के कैपेसिटर तथा कम वैल्यू के इंडक्टर्स के मापन के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सीरीज कनेक्शन प्रयुक्त करना, या समांतर कनेक्शन बोले तो पैरेलल कनेक्शन प्रयुक्त करना, या डायरेक्ट कनेक्शन प्रयुक्त करना, या उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो दोस्तों यदि हमको हाई वैल्यू का कैपेसिटर और लो वैल्यू का इंडक्टर मापना होगा तो उसके लिए हम श्रेणी का क्यू कनेक्शन, जो हमारा क्यू कॉइल होती है, क्यू मीटर होता है, उसके लिए हम श्रेणी कनेक्शन प्रयुक्त करते हैं, मतलब सीरीज कनेक्शन प्रयुक्त करते हैं। तो 200 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो यदि हमको हाई वैल्यू का कैपेसिटर एंड लो वैल्यू का इंडक्टर मापना होगा
तो हम मतलब कि कौन सा मीटर प्रयोग करेंगे हम क्यू मीटर का। तो क्यू मीटर दो प्रकार का होता है, एक श्रेणी प्रकार का होता है, एक समांतर प्रकार का होता है। तो हम श्रेणी प्रकार के मीटर का हम प्रयोग करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी हम समांतर वाला प्रयोग बता चुके थे हम, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि इसमें कवर हो गया आपका सीरीज वाला भी, ठीक है। तो श्रेणी टाइप का क्यू मीटर हम प्रयोग करते हैं हाई वैल्यू कैपेसिटर एंड लो वैल्यू के इंडक्टर के लिए। दोस्तों, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।